शिफा फयूम मेडिकल ऑफिसर आज आपके लिए एक और मालूमाती वीडियो लेकर आई। IBD डे के मौके पे हमने अपने साथ एक सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी मैदे और जिगर के अमराज के स्पेशलिस्ट को ख़ास तौर पे आपके लिए मदऊ किया है। यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर तैयब सईद अख्तर आज मौजूद हैं, जो होली फैमिली हॉस्पिटल में बतौर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और शिफा फयूम में बतौर सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। सर, आम इंसान के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसमें जब हम IBD डे के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले प्लीज़ हमें बताइए कि IBD से क्या मुराद है। जी, एक्चुअली IBD स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का मतलब ये है कि आंतों की सोजिश, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी अपनी आंतों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती है, जिसमें बिलखसूस बड़ी आंत, इसके अलावा वैसे छोटी आंत भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस जो उसका एक एलिमेंट है उसमें ख़ास तौर पे बड़ी आंत की सोजिश होना शुरू हो जाती है। और फिर मरीज़ को कुछ अलामात जिसके अंदर बार बार मोशंस का आना, यानी कि जुलाब का आना, और उसमें बिलखसूस खूनी पेचिश का आना, ये सबसे बड़ी अलामत शामिल है। और जब ख़ास तौर पे ये पेचिश क्रॉनिक हो जाते हैं, यानी कि 1 माह से ज़्यादा इनकी ड्यूरेशन हो जाती है, तो फिर ये IBD की ऊपर हम ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें आंत की सोजिश पे मबनी इस ग्रुप को हम IBD का नाम देते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि इसमें आंत की सोजिश के बाद डायरिया का सिम्टम सबसे ज़्यादा रहता है, तो सर एक आम आदमी कहाँ पे ये सोचना शुरू करते कि उससे अब अपने डायरिया के लिए, जिसको वो समझ रहा था कि शायद कुछ ऊट पटांग खाने की वजह से या ऊपर नीचे खाने की वजह से हो गया, तो कब एक आम आदमी जो है वो ये सोचना शुरू कर दे कि शायद इस डायरिया के पीछे कोई और बीमारी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सही टाइम पे मेडिकल हेल्प सीख करें। वैसे तो एक्यूट डायरियाज के साथ भी कई दफ़ा खून का आ जाना, और ख़ास तौर पे जो ऐसे इन्फेक्शियस डायरियाज जिसमें इंटायरो इन्वेसिव किस्म के बग्स होते हैं, ऐसे जरासीम होते हैं जो इस तरह के इन्फेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा डायरिया जो 1 माह से ज़्यादा की मुद्दत पे मबनी हो, ये इस चीज़ की निशानदही कर रहा होता है कि अब ये कोई सादी इन्फेक्शन या सादा डायरिया नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको डेफिनेटली इवैल्यूएट होना चाहिए, और मरीज़ को अपने मौलिज को रुजू करना चाहिए ताकि इसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया जा सके, इसकी तशख़ीस की जा सके और प्रॉपर टेस्ट किए जा सके। ठीक है सर, अब ये बताइए कि जैसे अब क्या ऐसा कोई, जैसे घर बैठे लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मतलब ये जानना फ़ायदेमंद होगा कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि अब डायरिया महीने से ज़्यादा हो गया तो वो कोई डाइट अपनी चेंज कर लें, साफ़ पानी या पानी चेंज कर लें, या इस तरह से कोई रोज़मर्रा की जो चीज़ें खाते हैं उसमें कोई ऐसी मॉडिफिकेशन लाएँ कि घर बैठे ये बीमारी ठीक हो जाए और डॉक्टर को दिखाना या कोई दवाई लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा हो सकता है सर? जहाँ तक IBD या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का सवाल, तो अगर तो तशख़ीस हो जाती है और वाकई IBD है, तो सिर्फ डाइट से तो शायद ये मुमकिन ना हो। डेफिनेटली इसमें भी कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं जो मरीज़ को फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, लेकिन शायद इस फोरम से ये मैसेज देना, जैसे कि आपने क्वेश्चन भी किया, कि सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन या कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से मरीज़ मुकम्मल ठीक हो जाएगा IBD का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसमें, तो ये ऐसा नहीं है। उसको डेफिनेटली कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली पहले उसका तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है। सर, इसमें हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए बताइएगा कि जब हम दवाई की बात करते हैं तो हमारे जो सारे हमारे जो लोग हैं रहने वाले, वो यूजली दवाइयों से डरते हैं। हमें लगता है दवाइयाँ गर्मी करती हैं और दवाइयाँ ज़्यादा टाइम लेने के लिए ख़ास तौर पर उनको डर लगता है। तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि अगर दवाई है भी इस चीज़ की तो किस हद तक
ठीक हो जाता है इंसान, और दूसरी बात कि दवाई कितनी देर तक लेनी होती है? एक आपके तवज्जुह से लोगों को एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ देना चाहूँगा कि क्योंकि ऐसा मैंने कहा एक क्रॉनिक एलिमेंट है, बल्कि शायद बहुत से केसेस में तो शायद एक लाइफ लॉन्ग एलिमेंट है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम दवाइयों से इसको काबू नहीं पा सकते, लेकिन अक्सर केसेस में पेशेंट को दवाई को काफ़ी लंबे अरसे तक, और अगर शायद मैं ये कहूँ कि बहुत से केसेस में शायद लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए हो, तो ये भी बात गलत नहीं होगी। सो हमें अपने पेशेंट्स को, आईबीडी के पेशेंट्स को मैसेज देने की ज़रूरत है कि अगर वो मेडिकेशंस के साथ सिम्टम फ्री हो जाते हैं, उनकी अलामात काबू में आ भी जाती हैं, तो फिर भी वो अपनी दवाइयों को बंद ना करें, बग़ैर मौलिज के मशवरे से बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि अदरवाइज़ उनको ये अलामात बार बार होंगी, वो रिलैप्स के साथ आएंगे, और फिर उनको दोबारा से उसी सारी तकलीफ और सारे इश्यूज़ के साथ गुजरना होगा। ठीक हो गया सर। इसमें हमें बताइए कि जो लोग दवाई फिर भी इस्तेमाल ना करना चाहें, उनके लिए कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बाद में मज़ीद कोई मतलब दवाई से डेफिनेटली यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इसका प्रॉपर इलाज नहीं करते, मेडिकेशंस टाइम पे नहीं लेते, ये डिज़ीज़ कॉम्प्लिकेट कर सकती है और बहुत ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसमें यहाँ तक कि बड़ी आंत के अंदर या छोटी आंत में भी इवन सुराख तक हो सकता है, कई दफ़ा बड़ी आंत बहुत ज़्यादा फूल जाती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं जो कि ख़तरनाक हद तक जो है सीरियस इन्फेक्शंस इसमें शामिल हैं, बहुत आगे चल के इवन बड़ी आंत का कैंसर तक इसमें इस कॉम्प्लिकेशंस में शामिल है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी अहमियत को समझें और टाइम पे दवाई लें और प्रॉपर तरीके से इलाज करें। और सर इन सब कॉम्प्लिकेशंस को स्टार्ट में दवाई बिल्कुल स्टार्ट में शुरू करके और उसको मैनेज मतलब साथ साथ लेते रहें, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइडेबल? बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, टाइम पे ट्रीटमेंट लें, उससे सब कंप्लाइंट रहें, अपने अलामात को कंट्रोल में रखें, तो तमाम कॉम्प्लिकेशन से बहुत हद तक बचा जा सकता है। सर इसके लिए जो मेडिकेशन यूजुअली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके अंदर उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर तो शायद दुनिया में कोई चीज़ ना हो। अद्वियात के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात हैं और हर दवा का अपना और हर ग्रुप का अपना साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है। बीइंग अ मॉलिज हमारा भी यही प्लान होता है कि हम मरीज़ों को के लिए वो दवाएं सिलेक्ट करें जिनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कम से कम हो, और या स्टार्ट में अगर हमें कुछ ज़्यादा दवा सिलेक्ट भी करनी पड़े जिनका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल हो, तो उनको जल्द से जल्द बंद करके सेफ तरीन अद्वियात पे शिफ्ट कर दें, और जो मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हैं उनको फिर काउंटर भी करने की कोशिश करें। लेकिन अहम बात यह है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल्स को आपको इस वजह से भी टॉलरेट करना पड़ता है क्योंकि आप किसी बड़े नुकसान से बच रहे होते, तो सिर्फ साइड इफ़ेक्ट को माइंड में रख के हम एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक डिजीज़ को यूं मरीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। सर इस बीमारी की तशख़ीस यूजुअली उम्र के किस हिस्से में होती है या कोई इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है? दो बड़ी एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं जिसके अंदर, या आप कह रहे हैं दो एज ग्रुप्स हैं जिसमें ज़्यादातर हमें मरीज़ देखने में आते हैं। एक स्टार्ट में जो बड़ा पीक आता है वो तकरीबन 20 से 30 साल की एज ग्रुप का है, और फिर उसके बाद एक और पीक आता है जो तकरीबन 50-60 साल की उम्र में हमें देखने को मिलता है। तो ये दो एज ग्रुप्स हैं, अदरवाइज तो बीच में बाकी किसी भी एज ग्रुप में पेशेंट्स आ सकते हैं, लेकिन ये दो एज ग्रुप्स काफ़ी प्रेवलेंट हैं इस डिजीज़ के। सर इस तरह के पेशेंट्स जैसे अब आपने बताया कि काफ़ी यंग एज ग्रुप भी 20 से 30 साल, उसमें तो मतलब काफ़ी यंग पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए अगर उनका ये डायग्नोसिस बन जाए कि उनको आईबीडी जैसी बीमारी है, जिस तरह आपने जिक्र किया अल्सरेटिव कोलाइटिस या कुछ, तो इसका, और आपने ये भी बताया कि इसकी मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है, तो सर एक मरीज़ को ये बताना कि आपको ये बीमारी है जिसकी तशख़ीस हो चुकी है, इसका मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ और पूरी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस लिहाज से कि मेरी प्रैक्टिस में भी मैंने ये बात देखी है कि इवन पेशेंट यंग हो या इवन ना हो, आप जब उसको एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ के बारे में बताते हैं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पेशेंट के ऊपर आता है, अपार्ट फ्रॉम जो उसकी इकनॉमी है, जो उसकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इन सब से हट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही होती है, वो मेरा ख्याल है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है।
اور یہ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کیونکہ میں نے ہولی فیملی میں آئی بی ڈی کلینک اسٹیبلش کیا. تقریباً اس کو 7 سال ہو گئے ہیں. ان 7 سالوں میں 250 سے زیادہ پیشنٹ انرول کر چکے ہیں. میکسیمم پیشنٹس کے اندر ایک ڈپریشن کا ایلیمنٹ, انگزائٹی کا ایلیمنٹ پروویل کر جاتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ایز اے فزیشین کہ ہم ان پیشنٹس کے اندر اس سائیکولوجیکل اسپیکٹ کو بھی ایڈریس کریں اور ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو کوالٹی آف لائف کے اندر افیکٹ آ رہا ہے اس کو سائیکولوجیکلی بھی, اس کو سائیکو تھراپی سے بھی, اور ایون اگر فارماکولوجیکلی بھی ہمیں مینیج کرنا پڑے تو اس کا خیال رکھیں. سر یہ بتائیے کہ اس بیماری کے پھیلنے کی کوئی ایسا راستہ جس سے بیماری ایک مریض سے دوسرے مریض کو لگ سکے؟ نہیں, یہ اس طرح سے موروثی بیماری نہیں ہے, نہ یہ اس طرح سے کنٹیجیس بیماری ہے. جینیٹیکل تھوڑا سا اس کا امپیکٹ ضرور ہے. فیملیز میں بھی کچھ کیسز ڈیفینیٹلی دیکھنے میں آتے ہیں, لیکن یہ کنٹیجیس نہیں ہے ایک بندے سے دوسرے بندے یا اس طرح سے یہ نہیں ہے. سر غذائی طور پہ کتنے حد تک, جب ہم میڈیکیشن ساتھ لے رہے ہیں, پہلے تو میں نے سب غذا کی بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میڈیکیشن کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے اور کمپلیکیشنز رائز ہو سکتی ہیں, لیکن اب اگر ہم میڈیکیشن دے رہے ہیں پیشنٹ کو ساتھ تو اس کے بعد غذا کو کس حد تک کنٹرول رکھنا پڑتا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو مریض کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں اس بیماری کے حوالے سے؟ اس میں جب ہم پیشنٹس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم ان کے ساتھ میں ان کو کچھ ڈائٹ چارٹس پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں کچھ فوڈس ہر اسپیکٹ آف ڈائٹ, ہر نیوٹریشنل اسپیکٹ کے اندر کچھ فوڈس جو ہیں وہ منع کر دیتے ہیں اور کچھ یا ان کا استعمال تھوڑا کم کرا دیتے ہیں, جس میں خاص قسم کے پروٹینز بھی ہوتے ہیں, خاص قسم کے کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں, جو جیسے اگر آپ ویٹ کی بات کریں تو فائن آٹا کے مقابلے میں جو چکی والا آٹا ہے وہ یوزلی پریفر کیا جاتا ہے, یا اسی طرح سے جو فروٹس ہیں ان کے اندر کچھ ترش قسم کے فروٹس ہیں وہ ہم یوزلی اوائڈ کراتے ہیں. پھر کچھ فوڈس ہیں جن کے اوپر تھوڑی ریسرچ ہے نیوٹریشنلی, جن کے بڑے بڑے بینیفیشل افیکٹس بھی آئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو شاید یہ جان کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ جو ٹرمیرک ہے جو کہ یہ ہلدی, یس, اس کا بہت اچھا رول ہے اس کے اندر اور باقاعدہ ٹریٹمنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر بہت اچھی اسٹڈیز ہیں. تو ڈیفینیٹلی نیوٹریشن کے بھی اتنا امپیکٹ ہے, لیکن یہ صرف ایک ایڈ آن مائنر سا افیکٹ ہے. مین تھراپی ڈیفینیٹلی میڈیسنس کے تھرو اس میں کی جاتی ہے. سر تھینک یو سو مچ سب سے پہلے آپ کی خدمات کے لیے جو آپ آئی بی ڈی کے حوالے سے مریضوں کو دے رہے ہیں ہولی فیملی ہاسپٹل میں اور جہاں جہاں بھی مریض آپ کو اپروچ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اتنی معلومات دی اور مجھے یقین ہے کہ ناظرین کو اس چیز کا بہت بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر ڈائریا 1 مہینے سے زیادہ ہو تو اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرایا جائے اور اس کے بعد اس کا فالو آن ٹریٹمنٹ بھی کیا جائے تاکہ وہ کوئی اس سے بھی بڑی بیماری نہ ہو. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. اگر آپ ہمیں کوئی ایک سنگل لائن میں ٹیک ہوم میسج دے دیں ناظرین کے لیے. تھینک یو ویری مچ جی. آئی تھنک سو آئی بی ڈی کے پیشنٹس کے لیے لاسٹ میسج یہی ہے کہ اپنی دوائیوں کے ساتھ کمپلائنٹ رہیں اور اپنے معالج کے مشورے کے مطابق چلیں. بیماری کو اپنے ذہن پہ حاوی نہ کریں. ہم اس بیماری کو میڈیکیشنز کے ساتھ بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے میڈیکیشنز کو پراپرلی نہ لیا تو ڈیفینیٹلی پھر یہ بیماری ہمارے لیے پرابلمیٹک ہونا شروع ہو جائے گی. سو اپنی معالج کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ادویات کو پراپرلی کمپلائنٹ رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو.